साथियों नमस्कार। आज एक आपके सामने जो 26 जनवरी को शाहपुर में प्रजासत्ताक दिन सेलिब्रेट किया गया, बहुत लोगों ने उस वीडियो को सुना और अच्छा कमेंट्स किया है। लेकिन वो वीडियो मैंने मराठी में बनाया था, मेरा भाषण ही मराठी में था, पब्लिक भी महाराष्ट्रियन थी। इसके लिए हिंदी अनुवाद मैं अभी इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ। तो आपको आपके क्रांति के लिए, आपके आंदोलन के लिए ये बहुत काम आने वाला है। और शॉर्ट में हम भारत के राज्य घटना को समझ पाएंगे। उसके वजह से हमारे जो संवैधानिक मौलिक अधिकार है, हक है, उनको हम समझ पाएंगे और इस जो आई हुई बला को हम फेस कर पाएंगे। आज की जो कंडीशन है, जहाँ वहाँ बंदिशें लगी हुई है, उससे हम छुटकारा कैसे पाएंगे, इससे हमें इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। तो उस दिन मतलब 26 जनवरी 2022 के प्रजासत्ताक दिन के मेरे शाहपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक में दिए हुए भाषण का अनुवाद। विश्वगुरु तथा सम्यक संबुद्ध, इनको अभिवादन। भारत के राज्य घटना के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको अभिवादन। और दुनिया के सारे विचारवंताओं के विचारों को अभिवादन करके मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। आज हम यहाँ प्रजासत्ताक दिन के विशेष में भारतीय संविधान का गौरव करने के लिए हम एक साथ आए हुए हैं। आज संविधान ने हमें जीने का, रहने का, खाने का, पीने का, धर्म धारण करने का, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका, और उद्योग धंधा करके या नौकरी करके निर्वाह करने का हमें हक और अधिकार दिया हुआ है। सरकार मीन्स क्या? सरकार मतलब लोगों ने लोगों के लिए, लोगों के हितकारक राज्य बनाने के लिए जो राज्य बनाया गया है वो है सरकार। इधर यहाँ पे लोगों का हित प्रथम है, फिर वो लोक सेवक हो या कोई भी बहुत बड़ा सनदी अधिकारी हो या कोई भी मंत्री हो, लोगों की सेवा करने के लिए वो वहाँ पे जमे हुए हैं। उनको चुन के दिया है या उनकी पोस्टिंग हो गई है सरकार में। तो वैसे ही लोक प्रतिनिधि मतलब क्या? हमने जो नगर सेवक, आमदार, खासदार और मंत्री, इनको चुन के दिया है, वो हमारे प्रातिनिधिक स्वरूप है। प्रत्यक्ष सरकार जो है वो लोगों के हित के लिए है। लोक प्रतिनिधि या लोक सेवक ये अगर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, कोई बेकायदेशीर काम कर रहे, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको बाजू में हटा देने का यह भी संविधान में प्राविधान दिया हुआ है। वैसे ही इस चीज की तहकीकात करने के लिए स्वतंत्र रीत्या पुलिस यंत्रणा है, स्वतंत्र रीत्या सीबीआई है, सीआईडी है, और वैसे ही न्याय खाता है, मतलब न्यायालय है, और जिसके जरिए वो अपना काम स्वतंत्र करके लोगों को जस्टिस, न्याय दिलाने का काम करते रहती है। कोई भी न्याय खाता, कोई भी न्यायालयीन अधिकारी या कोई भी सरकारी अधिकारी, ये अगर समझो बेकायदेशीर आदेश देता है तो वो उसके जूनियर पर बंधनकारक है ही नहीं। अगर कोई अनैतिक, बेकायदेशीर, लोगों के हित के विरुद्ध में आदेश आ रहा है तो उस आदेश को सद विवेक बुद्धि से हम जांचेंगे, पड़तालेंगे। कल सुबह कोई भी बोलेगा कि ऐसा ऐसा गलत काम करने का आदेश दिया है, तो क्या हम वो गलत आदेश का पालन करेंगे? नहीं, हमें हमारे बुद्धि से सोचना है वो सही है या गलत है। क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट में आप ज्वाइंट हो जाते हैं तो उनसे शपथ पत्र लिया जाता है। समझो कि पुलिस डिपार्टमेंट है तो उनको कहा जाता है सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, मतलब जो सच्चाई है उसका रक्षण करना है, और जो खल है, गलत लोग है, उनका निग्रह करना है, ऐसी कसम खाई जाती है। तो उसके ऊपर के अधिकारी अगर सद रक्षण नहीं कर रहे, सद का घात कर रहे, हनन कर रहे, और जो
गलत लोग हैं उनको साथ दे रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी प्राविधान संविधान में है। जो आदेश इस तरीके से दे रहा है उसका न्यायालय में आप तकरार कर सकते हैं, उसके वरिष्ठ अधिकारियों को हम तकरार कर सकते हैं, सीबीआई सीआईडी इन लोगों के पास भी हम उसकी तकरार कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी जो आदेश हमें दे रहा है वो जूनियर पे उसको अगर वो इलीगल है तो बंधनकारक है नहीं। वैसे ही ये जो न्याय खाते है वो न्यायालय है, वो किसी लोक प्रतिनिधि के बांदिल है नहीं, वो स्वतंत्र रीत्या अपना निर्णय खुद लेते हैं और अगर वो मिनिस्टर भी है तो उसको भी सजा देने का प्राविधान न्यायालय संविधान में है और न्यायालय इस तरीके से काम करते रहती है। बहुत सारे केस में तो एक जज ने गलत दिया हुआ आदेश उसके खिलाफ उसी के भाई जज ने मतलब ब्रदर बेंच ने भाई न्यायपीठ ने उसी जज को सजा सुनाई है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में एक जज को 1 साल की सजा भी दी है, उसके बारे में साइटेशन भी हमारे पास उपलब्ध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है वो हमें यह देता है यह कि कानून के सामने सब जन एक समान है, फिर वो मंत्री हो या फिर बड़ा सनदी अधिकारी आईपीएस अधिकारी कोई भी हो। तो भारतीय संविधान न्यायालय ये लोक प्रतिनिधि विरुद्ध संवैधानिक हक और अधिकारों का हनन होता है तो कार्रवाई करके उनको लोक प्रतिनिधि या कोई सनदी अधिकार को पनिशमेंट दे सकता है। अभी एक केस हुई जिस केस में इस राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ सैंक्शन मिल गई गुना रजिस्टर के लिए, वो भी ऑटोमेटिकली। मतलब देखो हमारा संविधान कितना स्वयंभू है, कितना स्वयं प्रेरित है। समझो राज्यपाल के पास से आपने राज्यपाल को अर्जी किया कि हमें किसी मिनिस्टर को के खिलाफ हमको एफआईआर रजिस्टर करना है, केस चलाने की है, और अगर वो राज्यपाल 3 महीने तक अगर कोई भी उसके ऊपर निर्णय नहीं देता तो न्यायालय ऐसा समझती है कि न्यायालय उसके खिलाफ उस मंत्री के खिलाफ कोई भी केस रजिस्टर ऑटोमेटिकली न्यायालय में दाखिल कर सकता है। ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने सुब्रमण्यम स्वामी और मनमोहन सिंह 2012 35 सीसी 34 इस प्रकरण में डिसाइड करके दिए हुए जो नियम है उसमें अगर राज्यपाल 3 महीने के अंदर निर्णय नहीं देते तो आरोपी मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए परवानगी मिली। ऐसे समझ के न्यायालय में केस दाखिल करके लेना चाहिए, न्यायालय में केस दाखिल की जाती है, ऐसा कायदा है। सद्य परिस्थिति पर बोलने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा हमारे सक्षम और सबल निर्णय दे के नागरिकों के संवैधानिक हकों और अधिकारों का रक्षण किया है। वैसे ही केंद्र सरकार के खिलाफ भी बहुत सारे पिटिशंस दाखिल हुए इस लॉकडाउन के विरुद्ध में, इस षड्यंत्र के बारे में। वैसे ही ये जो टिश्यू दिया जाता है, टिश्यू छोटे बच्चों को भी अभी देने का ऑर्डर निकाला है, उसके बारे में बोला तो भारत के कोविशील्ड को 11 यूरोपियन देशों ने बंदी की है और ऐसा डेटा अवेकन इंडिया मूवमेंट .com इसके ऊपर भी अवेलेबल है। ऐसे ही एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन इस गवर्नमेंट की कमिटी ने नासिक की जो दंत विद्यालय है जिसमें डॉक्टर स्नेहल लोनावत है, इनका डेथ टिश्यू के वजह से हुआ है, ऐसा रिपोर्ट दिया है। और इसके बारे में भी वेबसाइट जो अवेकन इंडिया मूवमेंट .com है उसके ऊपर सारी कानूनन जानकारी आपको उपलब्ध है। और जिस टिश्यू देने की वजह से इंजेक्शन टिश्यू महामारी का टिश्यू उसके वजह से जो भी दुष्परिणाम हुए हैं उसकी भी हजारों रुग्ण तैयार हो गए, उसके वजह से हजारों रुग्ण तैयार हुए और बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ है करके ये अवेकन इंडिया मूवमेंट .com पे ऊपर डेटा उपलब्ध है। अभी इसमें भी अगर कोई टिश्यू दे रहा है, कोविड का टिश्यू दे रहा है, तो
उसके लिए इन्फॉर्म कंसेंट होना बहुत जरूरी है। वैसा केंद्र सरकार का नियमावली ही है कि हम जिसको टीचू दे रहे हैं उसका कंसेंट पूरी तरीके से होना है। मतलब उसको पूरा मालूम होना चाहिए कि हम ये टीचू दे रहे हैं तो उस टीचू की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, लोगों की जाने भी जा सकती है, यह इन्फॉर्म इसको देना पड़ता है। अगर इस तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो अभी तक जितने भी लोगों को टीचू लगवाया है गवर्नमेंट ने या आरोग्य खाता के अधिकारियों ने या और भी कोई लोगों ने, तो वो इलीगल है और इसके लिए आपको हर्जाना मिल सकता है। आप उनके ऊपर कंपनसेशन का दावा दाखिल कर सकते हैं। तो इन्फॉर्म कंसेंट शुड बी क्लियर, पूरा होना चाहिए इन्फॉर्म। ऐसे ही नहीं कि आप आए, हाँ आप मेरी मर्जी है इसीलिए हमको टीचू लगा दो, तो वो भी इलीगल हो गया। लॉकडाउन बेकायदेशीर है, गैर कानूनी है, इस बारे में मैं अशोक मंगला, मैं एडवोकेट राहुल शेटे, अशोक मंगला, मनीष कपूर और डॉक्टर लियो रिबलो, इन्होंने भारतीय राज्य घटना के अनुच्छेद 32 अनुसार अर्जी करके उसको सू मोटो पिटीशन मतलब पीआईएल में कन्वर्ट करे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कन्वर्ट कैसे, ऐसी याचना भी की है। तो जब इस तरीके से हजारों लाखों के संख्या में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में अर्जी जाने लगे, तब सही में न्यायालयीन एक्टिविज्म, कार्यक्षमता मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म होके लॉकडाउन और ये जो निर्बंध लगाए गए हैं वो उठाए जाएंगे और लॉकडाउन भी हट जाएगा। तो मेरी सबको आपको विनंती है कि ज्यादा से ज्यादा एक खाली अपने मोबाइल से मेल करना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कि ये जो लॉकडाउन लगाया है वो इलीगल है, उसके वजह से हमारे रोजी रोटी पर आज आंच आ रही है और हमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायोलेट हो रहे हैं, जीने का, रहने का, खाने का, पीने का, उपजीविका करने का, ये सारे वायोलेट्स हो रहे। इस तरीके से अर्जी में लिख के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। इसके वजह से जल्दी ये लॉकडाउन बंद हो जाएगा। वैसे ही जिलाधिकारी, म्यूनिसिपल अधिकारी, पुलिस अधिकारी ये वैक्सीन मतलब टीचू लेने के लिए या मुंह पे फड़का बांधने के लिए जबरदस्ती करते हैं तो वो केंद्र शासन के निर्देशों का अवहेलना करते हैं। इसके लिए इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 166 लग सकती है और आपत्ति निवारण कायदा कलम 38, 38 और 39 के तहत केंद्र शासन की नियमावली में बदल राज्य सरकार के अधिकारी या कोई जिलाधिकारी कर नहीं सकता है। अगर इस तरीके से बदल किया तो इस कायदा के कलम 51B अनुसार उनके खिलाफ उन अधिकारियों को 1 साल की जेल भी हो सकती है। वैसे ही मास्क लगाने के लिए दबाव निर्माण कर रहे, एक तो मास्क पहनना चाहिए ऐसा कोई कानून नहीं है, उसके बाद भी अगर आप मास्क पहनो नहीं तो हम आपको दंड भरना पड़ेगा और अगर आप दंड नहीं भरते तो आपके खिलाफ हम गुनाह रजिस्टर करेंगे। तो ये एक्सटॉर्शन हो गया, आप कोई कानून नहीं है और उसके बारे में दंड मांग रहे हैं और वो आप पैसा वसूल किए जा रहे हैं, नहीं तो हम गुनाह रजिस्टर करेंगे, इसका मतलब वो एक्सटॉर्शन हो गया। उसके लिए धारा 384 एक्सटॉर्शन का, धारा 385 लग सकती है। वैसे ही आईपीसी 340, 339, 341 इस तरीके से हमको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया, मतलब अड़ाया, गैर कानूनी तरीके से हमको अड़ाया, इसके लिए या गैर कानूनी तरीके से हमको अरेस्ट किया, इसके लिए भी ये सेक्शन लगाया जाएगा, धारा 340, 341 और 326, 323, 336 इस तरीके भी हमारे जीविता को हानि पहुंचाने का कोशिश किया, इसके लिए धारा लग सकती है आईपीसी की। वैसे ही आज लॉकडाउन लगाने के पहले या कोई भी निर्बंध लगाने के पहले नागरिकों को सुख सुविधा देना बहुत जरूरी है। ऐसा महामारी कायदा जो है 1897-2 और आपत्ति निवारण कायदा कलम 12 के अनुसार जितना नुकसान हुआ है उतना देना उनको बंधनकारक है। उसी तरह हमने बहुत सारे अर्जी बनाए हुए हैं। मैं अभी ये जो वीडियो डाउनलोड करूंगा या इसको यूट्यूब पे डालूंगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा वो अर्जी का। और मेरा जो नंबर है
वो आप लिख लीजिए, मुझे आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं, ताकि हम आपको नुकसान भरपाई, ये जो 1.5-2 साल में लॉकडाउन की वजह से और जो निर्बंध लगाए हैं उसकी वजह से आपका जो नुकसान हुआ है, उसके लिए नुकसान भरपाई जिलाधिकारी से हम मिल सकते हैं। और ऐसा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएटली अपने को पिटीशन दाखिल करने पर इनको इंटरिम तो एटलीस्ट देना पड़ेगा। जैसे कि समझो 10 लाख का आपका नुकसान हुआ है, तो 2.5 से 5 लाख तक इनको इंटरिम देना मैंडेटरी है। तो उस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरा जो मोबाइल नंबर है एक बार ठीक से सुन लीजिए और राइट डाउन कर दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8623840145। फिर से एक बार मैं मेरा अपना मोबाइल नंबर बता रहा हूं, आप राइट डाउन कीजिए, 8623840145। हिंदी में एक बार बताता हूं, ठीक है। तो अभी हमने ये जो अर्जी बना है वो 140 करोड़ भारतीयों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वो जैसे जैसे अपने अपने जिलाधिकारियों को वो अर्जी भर के देंगे तो उनको नुकसान भरपाई देनी पड़ेगी, और जैसी जैसी इन लोगों को नुकसान भरपाई देना पड़ेगा वैसे वैसे वो आगे जाके लॉकडाउन लगाने की हिम्मत नहीं करेंगे या कोई भी निर्बंध लगाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अभी इसमें महत्वपूर्ण हम ये बात समझ लेना चाहिए कि ये जो संविधान है, ये संविधान हमने लोक हितार्थ राज्य अपने लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे लोग जो है वो प्रमुख है, और हम यह संविधान 26 नवंबर 1950 को स्वतः ही अंगीकृत कर रहे हैं और अधिनियमित स्वतःप्रत अर्पण कर रहे हैं। मतलब हमारा कोई मालिक नहीं है। प्रजासत्ताक मतलब प्रजा, और सत्ताक, सत्ताक मतलब सत्ता, मतलब प्रजा मतलब लोग, जनता, जनता की सत्ता मतलब प्रजासत्ताक। तो इस तरीके से पूरे संविधान में हम मतलब नागरिक यह प्रमुख है, केंद्र स्थान पे है, और उनके हितार्थ में काम होना जरूरी है। ना कोई यहाँ पे नवाब है, ना कोई यहाँ पे जहांगीर है, ना यहाँ पे किसी की डिक्टेटरशिप चलेगी, ना किसी की हुकुमशाही चलेगी। ये लोगों का, लोगों ने बनाया हुआ लोगों के हितार्थ राज्य है। यह है लोकशाही, यह है प्रजासत्ताक। तो हम जब तक ये समझेंगे नहीं कि ये संविधान हमने अपने आप पर अर्पण कर लिया, अपने आप के प्रति हमने अर्पण किया है, तब तक हमारे में वो ताकत नहीं आएगी। और आप सबके घर पे एक संविधान की बुक, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, मराठी, हिंदी, तमिल, गुजराती जो भी है, उसमें आप परचेस कीजिए और उसको पढ़िए। उसमें सिर्फ 14 से 30 कलम है। वो आप भी अगर आप फॉलो करते हो, उसको समझ लेते हो, या किसी वकील से या जानकार से उसको समझ लेते हो, तो आप अच्छी तरीके से एक भारतीय दक्ष नागरिक बन सकते हैं, और इसके वजह से आपका कोई गैर फायदा नहीं उठा सकता। और इस तरीके से बेकायदेशीर जो काम इन लोगों ने लगा के रखा है 2 सालों से, यानी कि जबरदस्ती टिच्चू लेने के लिए लगाते, अगर टिच्चू नहीं लेंगे तो रेलवे का प्रवास भी नहीं होगा। इस तरीके से इसका एक सीधा साधारण में उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे पुलिस लोगों ने मास्क के खिलाफ कार्रवाई करना चालू कर दिया था, लोगों को दंड भरना चालू कर दिया था। तो इमीडिएटली जैसे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने नोटिस लगा दिया। अभी जो भी मैंने आपको धाराएं बताई, 340, 341, 323, 336, 384 और 385, तो उस धारा के जरिए नोटिस मैंने इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इनको दी, इंचार्ज पुलिस जो है यहाँ के शाहपुर तालुका के, और डीवाईएसपी को भी उसमें मैंने एड्रेस करके रखा है। तो जैसे ये नोटिस पहुंची, दूसरे दिन से इनकी कार्रवाई मास्क के खिलाफ पूरी तरह बंद हो गई। तो ये है संविधान की ताकत, ये है कायदे की ताकत, कलम की ताकत। आप संविधान समझ लीजिए, थोड़ी सी धाराएं जो आईपीसी की उसको समझ लीजिए, तो आप इनको बिल्कुल नहीं डरेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई चालू करेंगे। वैसे ही नुकसान भरपाई का जैसे ही अर्जी इनके खिलाफ जाना चालू हो जाएगा, तब इनके अकल ठिकाने पे आएगी कि अभी लोग जाग रहे हैं और अपने को इससे बचना मुमकिन नहीं है, और इनके ऊपर भी कार्रवाई होना, न्यूरम्बर्ग ट्रायल चालू हो जाएगा।
तब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हो जाएंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से इन लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलेंगे, जेल हो जाएगी और तब हम सही तरीके से आज़ाद होना शुरू हो जाएंगे। तो देखो, एक छोटी सी नोटिस भी बहुत बड़ा काम कर सकती है। कल के पेपर में आया था, लोकल मीडिया में, मराठी महाराष्ट्र के पेपर में, कि अभी मुख्यमंत्री साहब, उनकी जो टास्क फोर्स है वो डिसाइड कर रही है कि मीटिंग लेके ये मास्क मुक्त होना महाराष्ट्र चाहिए। अभी इसमें मैंने एक छोटी सी नोटिस मारी तो उसका इतना अच्छा शाहपुर तालुका में इसका इफेक्ट हो गया। और ये छोटा सा काम जो रहता है ना, वो बहुत बड़ा मैसेज जाके मिनिस्टर तक दे देता है। अगर आप डरेंगे नहीं, सामने आएंगे, आंदोलन करेंगे और इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो बहुत बड़ा मैसेज जाता है ऊपर तक और उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित ही होती है। तो आप डरिए नहीं। अगर आपको भी किसी तरह की तकलीफ है तो हम आपके हक और अधिकारों का संरक्षण करने के लिए किसी भी अधिकारी के खिलाफ नोटिस लगाना या उनके ऊपर कंप्लेंट दाखिल करना या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने के लिए हम लोग रेडी है, ताकि आपके न्यायिक संवैधानिक हकों का रक्षण हो पाए। तो जय हिंद, जय भीम, जय संविधान, जय भीम।